नमस्कार साथियों, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसा कि हम लोग ग्रामीण समाज विकास के अंतर्गत स्थानीय सुशासन के ऊपर बात कर रहे हैं, जहां पे राजस्व प्रशासन घटक और कार्य जो पहला चैप्टर था आप लोगों का, उसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। जहाँ पे हम लोगों ने उसके बैकग्राउंड यानी स्थानीय सुशासन के बैकग्राउंड को भी समझा, इतिहास से संबंधित क्या मामला था उसको भी देखा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, जब इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया तो वहाँ पे अनुच्छेदों में इसका वर्णन है संविधान के। तो कुछ अनुच्छेद हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे और ये आई गेस हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसी का आगे हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा रिकैप करते हुए कि जहाँ पे हमने बात की थी कि स्थानीय पंचायत के लिए जो योग्यताओं वाली बात थी वो 243 के F में थी, जहाँ पे निर्वाचक नामावली में नामांकन के लिए जो न्यूनतम आयु का प्रावधान है वो है 18 वर्ष। यानी अगर आप लोग मतदान करना चाहते हैं तो निर्वाचक नामावली में जो आपका नाम दर्ज होगा जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। वहीं पे पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अगर आप बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और हमने ये भी जाना था कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और उसके विपरीत हम लोगों ने राज्य स्तर पे बात की थी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, इनकी आयु सीमा क्या होती है, न्यूनतम आयु सीमा, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन ये योग्यताएं दी गई हैं। यानी यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अगला जो आपका आर्टिकल है, देखिए जितने आर्टिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रश्न भी हैं। या तो ये पूछ लिया जाएगा कि पंचायत के लिए योग्यताएं संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं, तो 243 का F, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है आपके सामने नेक्स्ट 243 का G, जहाँ पे पंचायत की शक्तियाँ और प्राधिकार दिए गए हैं। यानी पंचायत के पास जो पावर है और जो अधिकार हैं उनके बारे में किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो आपको ध्यान रखना है 243 का G, ठीक है। अब वो अधिकार क्या हैं, क्या शक्तियां हैं, अब जरा समझें कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करना, ये कहीं ना कहीं शक्ति है किसके पास, पंचायतों के पास। पंचायत की शक्ति के बारे में बताया गया है। और सामाजिक और आर्थिक विकास के योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वो भी कहीं ना कहीं इसी आर्टिकल के अंतर्गत किया जाएगा। और 11वीं अनुसूची, ध्यान दीजिएगा, 11वीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति। हम लोगों ने बात की थी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, देखिए ये पॉइंट बार बार आएंगे तो आपको ध्यान रखने हैं, 73वें संविधान संशोधन, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का यह अधिनियम था, जहां पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो कि स्थानीय स्वशासन पंचायती राज से संबंधित है। और इसके अंतर्गत 29 विषय ऐड किए गए, 29 विषय ऐड किए गए, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी गाइस। और क्या जोड़ा गया था, संविधान में भाग 9, इसी अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में भाग 9 भी जोड़ा गया। ये पॉइंट आपको बार बार रिपीट होंगे तो आपको ध्यान रखने हैं। कितने विषय हैं, कई बार प्रश्न आता है, ठीक है। अभी लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात की थी कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान कितने प्रतिशत है, तो 33%। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यानी पंचायत की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में, 243 का G, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 243 का I, ABCDEFGH नहीं, ध्यान रखना है आप लोगों को, I के ऊपर हम लोग बात करेंगे, जहाँ पे राज्य वित्त आयोग के बारे में बात की गई है ना। राज्य वित्त आयोग, एक वित्त आयोग है ना, और यहाँ पे है वित्त आयोग। तो यह पंचायत के वित्तीय सर्वेक्षण के राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। यानी इस आर्टिकल के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा सकता है। राज्य वित्त आयोग का गठन का कार्य क्या होगा, जितने भी वित्तीय सर्वेक्षण हैं उनका कार्य किया जा सके, ठीक है। वहीं पर हम बात करें कि राज्य वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, 5 वर्ष के लिए। यानी राज्य वित्त आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में है, पहला पॉइंट तो यही ध्यान रखना है कि आर्टिकल नंबर 243 का I कितने वर्ष के लिए किया जाएगा, तो 5 वर्ष के लिए। और इसका जो गठन का प्रावधान है किस लिए है, तो वित्तीय सर्वेक्षण के लिए। ये पॉइंट यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, ठीक ऐसे ही आप लोग अपनी नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, फिर उनको रिवाइज करना है बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे है 243 का J,
यहाँ पे डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न आता है कि पंचायत के लिए वित्तीय अंकेक्षण की शक्ति किसमें दी गई है, तो आर्टिकल नंबर 243 क्लॉज जे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 243 का जो के है उसमें राज्य वित्त आयोग के गठन का अधिकार उससे संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। यानी जो गठन, राज्य वित्त आयोग का जो गठन करने का जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, राज्यपाल। ये सिंपल फैक्चुअल प्रश्न आता है, किसको अधिकार दिया गया है, तो राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 243 का के। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, अधिकांश छात्रों के साथ मैं जब ऑफलाइन बैच लेता हूं तो वहां पे मैं ऑब्जर्व करता हूं, बताते हैं मुझे छात्र कि अनुच्छेद याद करने में दिक्कत होती है, कैसे मैं याद करूं, है ना। तो देखिए गाइस, किसी भी चीज़ को याद करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, कुछ भी आप इसमें कनेक्ट करके इसको याद कर सकते हैं, है ना। जैसे जे है, के है, तो यहाँ पे आप कुछ भी इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। किंग, के से किंग आप ध्यान रखें, और राज्य में किंग कौन है, राज्यपाल, समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ इस तरीके से यू गैस कैन रिमेंबर। अगर 243 का के बोल रहा है तो के से किंग, और राज्यों का किंग कौन है, राज्यपाल। अब राज्यपाल किंग है तो क्या करेगा, राज्य वित्त आयोग का गठन का अधिकार है उसके पास। कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी तरफ से जो भी इलैबोरेट कर सकते हैं आप लोग उसको याद कर पाएंगे। ठीक है जी, बाकी याद करने के देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे। देखिए, एक शब्द होता है समझना, एक शब्द होता है समझना, और एक शब्द होता है रटना। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो समझने के बाद रट जाती हैं, आप समझ गए, आपको चीज़ें रट जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपने रट लिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप समझ जाएंगे, अरे यार ये ऐसा था, मैं इसको रट रहा था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन दोनों का कहीं ना कहीं विपरीत रिलेशन आप देख पाएंगे कि समझना और रटना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड में नहीं है तो आप उसको रट लीजिए, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जब एक बार रट लीजिएगा तो जब उस लेवल तक आप पहुंचेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर समझ गए तो ऑटोमेटिकली रट जाएगा। ठीक है, तो यानी ये प्रोसेस हमको छोड़ना नहीं है गाइस, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला जो आर्टिकल है 243 का ओ, जहां पे चुनाव के संबंध में विवाद है। ओ माय गॉड, विवाद। ओ से आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी 243 के ओ में पंचायत चुनाव के संबंध में विवाद का मामला दिया हुआ है। यानी इसमें क्या क्या हो सकता है जरा समझें कि पंचायत चुनाव में उत्पन्न जो भी विवाद पर है वो न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक है। यानी यहाँ पे कोई भी विवाद पंचायत के चुनाव से संबंधित देखने को मिलेगा तो न्यायालय का हस्तक्षेप उसमें नहीं माना जाएगा, न्यायालय हस्तक्षेप उसमें नहीं करेगा, उसके लिए रोक है। ठीक है, उसके बाद पंचायत चुनाव विवाद का निपटारा कौन करेगा, स्वयं राज्य ही करेगा। ठीक है जी, और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाएगा। राज्य विधानमंडल में कल हम लोगों ने जाना था, देखिए शब्द आपके सामने आएगा। राज्य विधानमंडल में हम लोगों ने समझा था एक तो विधानसभा है और विधानसभा के ही इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, दूसरा है विधान परिषद, विधान परिषद यानी ये दोनों जो हैं ये दोनों सदन हैं। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सदन हैं। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें अंग की तो यहाँ पे ध्यान रखना है, तीसरा है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत राज्यपाल। राज्यपाल अगर अंग की बात की जाएगी तो ये तीनों कहीं ना कहीं अंग हैं किसके, राज्य विधानमंडल के। ठीक है जी, तो यानी अगर पंचायत चुनाव से संबंधित आर्टिकल नंबर 243 ओ माय गॉड विवाद, ऐसे यू गैस कैन रिमेंबर। ठीक है, तो पंचायत चुनाव विवाद का निपटारा राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा और राज्य विधानमंडल के सदन, विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल के अंग कौन कौन से हैं, तो भाई विधानसभा, विधान परिषद तो है ही है और साथ में राज्यपाल भी है। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही हम लोग आगे भी याद करने का प्रयास करेंगे जिससे आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो इतने आर्टिकल मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान रखें, इतने अनुच्छेद 243 ओ तक आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जो आर्टिकल मैंने यहाँ से हटाए हैं उनको आप याद नहीं रखिएगा, है ना। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पढ़ा जाए, ध्यान से सुनिएगा, जितना इम्पोर्टेंट ये है कि क्या पढ़ा जाए उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या छोड़ा जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और आप लोग सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ध्यान दीजिएगा,
सब कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है बहुत कुछ। ठीक है जी, हम लोगों को पढ़ना है बहुत कुछ, क्योंकि ये बहुत कुछ ही आपका एग्जाम क्रैक करवाएगा। ठीक है जी, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं हम लोग। पैसा अधिनियम, पंचायत अधिनियम 1996, जिसको पैसा के नाम से जाना जा रहा है। अब जरा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत से ही संबंधित है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारे प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए, हालांकि जो भर्ती है आप लोगों की, ये तो है राजस्व लेखपाल, ये है राजस्व लेखपाल। ठीक है, जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं ये राजस्व लेखपाल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में चकबंदी लेखपाल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जब आप आगे चल के कभी वीडियो की भर्ती आएगी, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आएगी, तो वहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब के लिए हमें ये अधिनियम, ये जितने भी अनुच्छेद हैं, ये सब हमें जानने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जनजातियों के इलाकों में सामाजिक और आर्थिक विकास की योजनाओं को लॉन्च करने से पहले ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। यानी यहाँ पे जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, उनके इलाकों में अगर कोई भी योजना का क्रियान्वयन करना है, यानी सामाजिक और आर्थिक विकास के संदर्भ में कोई भी योजना लॉन्च करनी है, तो वहाँ पे ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक है। और ग्राम सभा किसको कहते हैं, ये हम लोगों ने पहली क्लास में समझा था कि राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट वह क्षेत्र, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट, यही नोट कीजिएगा, इसको दोबारा नोट कीजिएगा, है ना। राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र को ग्राम सभा, यानी देखिए, ग्राम राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट, एक मिनट गाइस, राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र को क्या बोला जाएगा, ग्राम, है ना, पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि निर्वाचक नियमावली में जितने मतदाताओं का नाम अंकित है, निर्वाचक नियमावली, इसको नोट कीजिएगा, निर्वाचक नियमावली में वर्णित मतदाताओं का नाम या मतदाताओं की सूची, उसको हम लोग ग्राम सभा के नाम से जान रहे हैं। तो ग्राम सभा की अनुमति चाहिए अगर ये अधिनियम यही बता रहा है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कोई भी आर्थिक सामाजिक लाभ से संबंधित कोई भी योजना लॉन्च करनी है, तो हमें इसकी अनुमति चाहिए होगी, ये अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो इसमें है कि इनके इलाके में खनिजों के खनन के लाइसेंस देने से पूर्व इनकी ग्राम सभा से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। मान लीजिए कोई क्षेत्र है जहाँ पे, और हमने ये भी जाना था कि किसी क्षेत्र को जो SC ST क्षेत्र अगर घोषित करना है, तो ये पावर किसके पास है, राष्ट्रपति महोदय के पास। ठीक है, चाहे तो यही तीसरा पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र को SC ST क्षेत्र घोषित करने की पावर, SC ST क्षेत्र घोषित करने की पावर या घोषित करने की शक्ति किसके पास है, तो राष्ट्रपति। देखिए कहीं ना कहीं ये टर्म मिलती जुलती लगती है, लेकिन अलग है, आंसर अलग हो जा रहा है। SC ST क्षेत्र घोषित करना है तो राष्ट्रपति, किसी क्षेत्र को ग्राम घोषित करना है तो राज्यपाल, है ना। ग्राम सभा किसको कहा जाएगा, जहाँ पे जितने भी निर्वाचक नियमावली में जितने भी मतदाताओं का नाम वर्णित है। ठीक है, और अगर ये ST क्षेत्र है, मान लीजिए ST क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे खनिजों का जो खनन करना है, मान लीजिए यहाँ पे खनिज अवेलेबल हैं, तो उसका लाइसेंस देने से पूर्व हमें ग्राम सभा की अनुमति चाहिए होगी। क्लियर है जी, इस अधिनियम के अंतर्गत ये वर्णन है। उसके बाद इनकी संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा व प्रदर्शन का पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त इनको रहेगी, यानी इनकी संस्कृति की रक्षा सुरक्षा करना कहीं ना कहीं ये कर्तव्य रहेगा ग्राम सभा के संदर्भ में, इस अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है। ठीक है, अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जैसे प्राचीन काल में जैसे लोग रहा करते थे अर्धनग्न अवस्था में, अभी भी कई क्षेत्र हैं, कई जनजातियाँ हैं,
अंडमान निकोबार में भी ऐसी जनजातियां देखने को मिलती हैं, बिहार में भी देखने को मिलती हैं, जिसे मूसाहार जनजाति कहा जाता है। कि कई सारी जनजातियां हैं जहां पे ये देखने को मिलती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये 3 पॉइंट इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे इस पैसा अधिनियम के संदर्भ में। ठीक है, अब पैसा जो अधिनियम है इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग नोट करें। प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अवलोकन या उसका विश्लेषण हम जल्द ही करेंगे, वहाँ पे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं या जो हम चीज़ें लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये सारी चीज़ें डिज़ाइन हैं। अब पैसा की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में फुल फॉर्म भी देखने को मिली हैं। पैसा का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर द पंचायत बिल यानी एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल्ड एरियाज यानी भूरिया समिति की सिफारिश पर यह कानून बना है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। प्रोविज़न फॉर द पंचायत बिल पूरा नाम है इसका, और एक्सटेंशन टू द स्केड्यूल्ड एरियाज ये इसकी फुल फॉर्म है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसकी समिति की सिफारिश पर इस पैसा अधिनियम को बनाया गया, तो भूरिया समिति की सिफारिश पर ये बनाया गया। ठीक है जी, जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर बना, तो आपको आंसर याद हो जाना चाहिए, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है जी, अच्छा अब नोट डाल के पॉइंट लिखेंगे कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहते हैं। तहसील स्तर पर पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि तहसील स्तर पर सरकारी निकाय यानी निकाय मतलब संस्था, जो भी सरकारी संस्था है उसको पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है, और पंचायत समिति को ब्लॉक भी कहते हैं, और यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है। ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी है कौन, पंचायत समिति। ठीक है जी, जहाँ पे हम लोगों ने स्थानीय सुशासन की विशेषता के संदर्भ में बात किया था, सरकार और जनता के बीच की कड़ी है कि नहीं है। अब यहाँ पे समझिए दूसरा पॉइंट, नोट डाल के लिख रहे हैं आप लोग ये, ठीक है। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम जो परीक्षा हुई उसमें भी बच्चों को हमने करवाया था और ये प्रश्न उनको हूबहू देखने को मिला। क्या प्रश्न है कि ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिनको पंच कहा जाता है, जैसे सरपंच नाम आप लोग सुनते हैं वही है। तो 7 से लेके 17 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ऑप्शन दिया हुआ है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। ऐसे पॉइंट को भी ध्यान रखना है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 7 डिनोमिनेशन तो आ ही नहीं रही, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और वहीं अगर आपके सामने चौथा ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए 8, इस चौथे की जगह मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी जगह मान लीजिए दे दिया 8, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 7 से 17 सदस्य होते हैं जिनको पंच के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो पैसा अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है वो आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेदों के ऊपर हमने बात करी, पैसा अधिनियम के ऊपर बात करी जहाँ पे भूरिया समिति की सिफारिश पे बनाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा आप लोग जान गए, बार बार ये टर्म सामने आएगा कि गांव यानी जो ग्राम है उसमें निर्वाचक जो नियमावली है उसमें जितने भी मतदाताओं का नाम जो सूची में वर्णित है उसको मिला के ग्राम सभा के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए ये टर्म हमने पहले ही दिन के लेक्चर में कवर किया था, तो ये शब्द बार बार आएंगे। तो अब ग्राम सभा की बैठक, अब जैसे आपने सुना होगा लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है ना, तो अब ग्रामीण समाज विकास आपका विषय है, तो यहाँ पे इससे संदर्भ में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब जरा एक बात समझिए कि उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए। कितनी बार होनी चाहिए भाई, ध्यान रखेंगे 2 बार, कम से कम 2 बार तो होनी चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे आप बना के लिखेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए कि प्रत्येक ग्राम सभा में वर्ष में 2 आम बैठक होती हैं या होनी है, जिसमें
वो कब होती है? जैसे आप लोगों ने सत्र सुने होंगे लोकसभा राज्यसभा के संदर्भ में, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, 3 सत्र होते हैं। वैसे ही यहाँ पे 2 सत्र आप कह सकते हैं, 2 आम बैठक होनी चाहिए। कब होती है? एक तो रबी फसल काटने के बाद और दूसरा खरीफ फसल काटने के बाद। ध्यान दीजिएगा, रबी फसल काटने के बाद और आपका खरीफ फसल काटने के बाद। तो यहाँ से आपका एक टॉपिक और कनेक्ट हो जाता है जो है कृषि, जहाँ पे हम लोगों को फसलों के प्रकार, फसलों की किस्म, इन सब से संबंधित चीज़ों को भी जानना होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में आप अगर देखेंगे तो पूसा रसराज इस तरीके के प्रश्न कि किस फसल की किस्म है, उन्नत किस्म है, तो इस तरीके के प्रश्न यानी ये फसल से संबंधित है, जहाँ पे आप लोग रबी फसल, खरीफ फसल, ये दोनों आप लोग कृषि टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो यानी कृषि टॉपिक में जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको नोट्स बनाते हुए रिवाइज रखना है आप लोगों को। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राम सभा की बैठक के संदर्भ में है, 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए और प्रत्येक ग्राम सभा में 2 आम बैठक होती है। कब कब? रबी फसल काटने के बाद और खरीफ फसल काटने के बाद। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए, चकबंदी लेखपाल में इस पॉइंट से एक प्रश्न देखने को मिला। चकबंदी लेखपाल 2015 में जो परीक्षा हुई 13 सितंबर को, देखिए ग्राम पंचायतों की संख्या से संबंधित जो आपको ध्यान रखना है, ग्राम पंचायतों की संख्या से संबंधित आपको चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो जरा समझें कि भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांव से अधिक है ना। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनकी संख्या गैर आबादी वाले जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उनसे अधिक है। और भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, 2,50,000 ग्राम पंचायत हैं लगभग, है ना। उसके बाद इसके अंतर्गत 6 लाख गांव हैं। कितने गांव हैं? 6 लाख गांव हैं, जिसमें आबादी वाले गांव की संख्या है 59,74,644। ठीक है, और गैर आबादी वाले कितने हैं जो बच गए? 43,466। आप ऐसे याद रख सकते हैं 644, लास्ट 3 डिजिट आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में अपना आंसर निकालने के लिए। क्लियर है जी यहाँ तक? यानी गैर आबादी वाले कितने हैं? 43,466। और पंचायतें जो हैं वो स्थानीय स्वशासन संगठन के अंतर्गत पंचायती राज में आते हैं। पंचायतें जो हैं, स्थानीय स्वशासन जो टॉपिक चल रहा है उसमें पंचायती राज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी यहाँ पे मैं छोटा सा रिकैप करूँ तो ग्राम पंचायतों की संख्या के संदर्भ में प्रश्न है। भारत में लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायतें हैं, जिसके अंतर्गत 6 लाख गांव हैं। आबादी वाले, गैर आबादी वाले आंकड़े आपके सामने हैं। क्लियर है यहाँ तक? यानी इतनी चीज़ें जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, एक भी पॉइंट आपको स्किप नहीं करना है। क्लियर है? मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ जी। अगला टॉपिक जो है गाइज आप लोगों का भूमापन सर्वेक्षण। ठीक है, भूमापन सर्वेक्षण यानी इसको हम लोग कह सकते हैं भूमि मापन की विधियां, भूमि मापन की विधियां। और इस टॉपिक को हम लोग और किस नाम से जान सकते हैं? और करके लिख दे रहा हूं मैं, भूमि पैमाइश। भूमि पैमाइश। ठीक है जी, यानी भूमि को नापने की जो विधि है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या है, कंचवासी, बिस्वांसी, बिस्वा, बीघा, ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को आते हैं, है ना। प्रश्न कैसे रहेगा पहले मैं उसके ऊपर बात करूं। प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि जहाँ पे एग्जैक्ट जैसे 20 कंचवासी बराबर कितना, 1 बीघा बराबर कितना, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है, और वो तभी बता पाएंगे जब आप लोग जानते हैं। फैक्चुअल प्रश्न क्या आ सकता है कि 20 बिस्वा बराबर कितना होता है, या 1 बीघा में कितने बिस्वा, इस तरीके के प्रश्न, है ना, जिसमें लट्ठा शब्द भी प्रयोग में लाया जाता है। या आप लोग गांव देहात में ये शब्द सुनते हैं बिस्वा, जैसे गांव में बिस्सा बोल देते हैं कि भाई कितनी ज़मीन बिक रही है, 2 बिस्सा, तो बिस्सा यानी बिस्वा, वो उस करेक्ट उच्चारण उसका बिस्वा है। अब जरा एक चीज़ समझिए कि जो भूमापन सर्वेक्षण है, यहाँ पे जरा समझे, भूमापन सर्वेक्षण का जो प्रशिक्षण है ये किसको दिया जाता है? लेखपाल को दिया जाता है। यानी यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न क्या बन सकता है कि किसको भूमापन सर्वेक्षण का
प्रशिक्षण दिया जाता है तो लेखपाल। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो ट्रेनिंग सेशन होगा वहाँ पे सारी चीज़ें आप लोगों को विस्तार से समझाई जाती हैं। ये सेगमेंट इसलिए डाला गया है ताकि जब आप लोग परीक्षा में बैठें या परीक्षा पास होकर ट्रेनिंग सेशन में पहुँचें तो काफ़ी चीज़ें आप लोग जानते रहें, है ना। यही उद्देश्य है कि इन चीज़ों को रीजनिंग टॉपिक हटा के, सब्जेक्ट हटा के ग्रामीण समाज विकास को रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, भूमापन के लिए लेखपाल जरीब का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। किसका प्रयोग करता है, जरीब का प्रयोग करता है। प्रशिक्षण किसको मिलेगा, लेखपाल को। और भूमापन के लिए लेखपाल किसका प्रयोग करेगा, जरीब का प्रयोग करेगा। अब ये जरीब कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या है, कितने फुट लंबाई है, कितनी कड़ियाँ हैं, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे देखने को बन सकते हैं, है ना। अब जैसे पहली जो, अब देखिए जरीब जो है ये 2 प्रकार की होती है ना। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे जरीब कितने प्रकार की होती हैं, तो जरीब होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी, पहला है शाहजहानी जरीब। पहला जरीब का नाम है शाहजहानी जरीब। क्लियर है यहाँ तक। अब पहला पॉइंट, जो पहला प्रश्न आपके सामने आ सकता है, इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो 165 फीट। ठीक है, शाहजहानी जरीब का प्रयोग कौन करता है, लेखपाल। कितनी लंबाई होती है, 165 फीट। इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 200 कड़ियाँ होती हैं। कुछ इस तरीके से रहता है, आप गूगल सर्च करेंगे तो वो इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से कड़ियाँ लगी होती हैं। एक शब्द यहाँ पे बोला जाता है कि कड़ी का मजबूत हिस्सा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी कड़ी मजबूत है ना, इस बात पर निर्भर करता है कि कहाँ वो कमज़ोर है। अगर आप लोग इस तरफ सब जगह मजबूत हैं और ये कड़ी आपकी कमज़ोर दिख रही है तो कहीं ना कहीं टूटन जो होगी वो यहीं से होगी। तो प्रयास करना है कि कोई ऐसा विषय, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है उसको मजबूत किया जाए, है ना। और मजबूत कौन कर सकता है, आप स्वयं, कोई और नहीं करेगा। आप हमारे मार्गदर्शन में, जो हमारे बाकी अन्य फैकल्टी हैं उनके मार्गदर्शन में चीज़ों को समझें। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल पूरा प्रयास है कि क्लास को ऑफलाइन की तरीके से हम लोग लेके चलें, ताकि ऑनलाइन वाली फीलिंग जो अधिकांश छात्र कहते हैं कि समझ में नहीं आता है, वैसी असुविधा ना हो। प्रॉपर नोट्स आपके बनते जाएंगे। एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिखवाया है ताकि आप लोग उसको नोट करते चलें। क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए, शाहजहानी जरीब में कुल लंबाई होती है 165 फीट, कुल कड़ियाँ होती हैं 200, और कड़ियों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, छल्लों के द्वारा। ऐसे छल्ले बने होते हैं, उनके द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और थॉक वॉस्ट सर्वेक्षण शाहजबानी जरीब का माध्यम है। थॉक वॉस्ट सर्वेक्षण, ध्यान रखेंगे। जरीब कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, जिसमें पहला आप जान पाए शाहजहानी जरीब, जहाँ पे थॉक वॉस्ट सर्वेक्षण जो है ये शाहजहानी जरीब का ही एक माध्यम है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कितनी कड़ियाँ, कितने फिट, किससे जुड़ता है, छल्लों से। क्लियर है यहाँ तक, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग आंकड़े क्यों नहीं सीख रहे, 1 बिस्वा कितना कितना बराबर, आ रहे हैं उसके ऊपर। पहले थोड़े बैकग्राउंड को भी समझें क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखने को आते हैं। अच्छा, तो जरीब 2 प्रकार की होती है। पहला हो गया शाहजहानी जरीब, जहाँ पे आप लोगों ने कुछ फैक्चुअल पॉइंट जाने। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं गंटरी जरीब। अगला कौन सा है, गंटरी जरीब। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 132 फीट, 132 फीट इसकी लंबाई होती है। इसमें कुल कड़ियाँ होती हैं 200, और जुड़ाव के लिए छल्लों का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। जैसे आपने थॉक वॉस्ट सर्वेक्षण समझा, शाहजहानी जरीब का माध्यम है, वैसे ही कैडस्ट्रल सर्वेक्षण जो है, कैडस्ट्रल सर्वेक्षण ये गंटरी जरीब का माध्यम है। देखिए, जिन छात्रों ने ग्रामीण समाज विकास पहले नहीं पढ़ा है, ये बहुत नए शब्द हैं, एक नया विषय आप लोगों के सामने है और चैलेंज के रूप में है, और बहुत आसान है, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। 25 क्वेश्चन है गाइस, और जो टॉपिक आप लोग अटेंड करेंगे, आई बिलीव कि इसमें आपके कम से कम 22 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। बिल्कुल 25 में से 25 नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे विषय जुड़े हुए हैं। जैसे भूगोल है, आपका संविधान है, इतिहास से कुछ संबंधित मामला है देखने को मिलता है, भूगोल से जनसंख्या, कृषि, कई सारे टॉपिक यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम लोग ग्रामीण समाज विकास के कंटेस्ट में ही बात करते हुए सेशन को ले रहे हैं। ठीक है, तो कैडस्ट्रल सर्वेक्षण गंटरी जरीब का माध्यम है, थॉक वॉस्ट सर्वेक्षण शाहजहानी जरीब का माध्यम है। ठीक है जी। आइए अब नोट डाल के लिखिएगा एक पॉइंट बना के कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गंटरी जरीब का मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट बना के लिखेंगे। आप लोगों ने जरीब समझा, 2 जरीब हैं, शाहजबानी, गंटरी। और
क्या क्या कितने फीट लंबाई, ये सब आपने जाना। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो गंटरी जरीब का मापन के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ समझिए, भूमि की पैमाइश, जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम लिखा था, भूमि की पैमाइश का जो कार्य है वो राजस्व विभाग, लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से करता है। देखिए, भूमि की पैमाइश का कार्य राजस्व विभाग जो है लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से करता है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था गाइस, एक बार मैं दोबारा आपके सामने लिख दे रहा हूं, उसको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जिला अधिकारी, सबसे पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था जिला अधिकारी। दूसरे नंबर पे मैंने बताया था आप लोगों को एसडीएम, एसडीएम जिसको परगना अधिकारी के नाम से जानते हैं, है ना। देखिए, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं अब वो आगे चल के बार बार रिपीट होंगे, परगना अधिकारी। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था तहसीलदार, तहसीलदार, है ना। चौथे नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था कानूनगो, और पांचवें नंबर पे हम लोगों ने पढ़ा था लेखपाल। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जरा एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भूमि की पैमाइश का जो कार्य है कौन करता है, राजस्व विभाग, पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब राजस्व विभाग के अंतर्गत किसके माध्यम से किया जाएगा, लेखपाल और कानूनगो। क्यों? क्योंकि जो लेखपाल है वो किसको रिपोर्ट करता है भाई, कानूनगो को रिपोर्ट करता है, और लेखपाल अंतिम रूप से किसको रिपोर्ट करता है, तो जिला अधिकारी को। तो राजस्व विभाग लेखपाल और कानूनगो के माध्यम से भूमि की पैमाइश करवाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ये आंकड़ा, ये फैक्चुअल पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। जिला अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल। क्लियर है? एक पॉइंट और चाहे तो नोट कर सकते हैं, लेखपाल के अधीनस्थ जो अधिकारी होता है उसको क्या बोलते हैं गाइस, अमीन। लेखपाल के अधीनस्थ जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं अमीन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग नोट कर रहे होंगे, नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं। अब जो सर्वेक्षण का कार्य है ये किसके माध्यम से होगा, किसको सिखाया जाएगा, लेखपाल को। अब आइए, अब जो सर्वेक्षण करना है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं सर्वेक्षण के अंतर्गत, ये हम लोगों को जान लेना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, जो फैक्चुअल प्रश्न जहाँ से आते हैं, फिर हम आंकड़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि 1 बिस्वा बराबर कितना, 20 कंचवासी बराबर कितना, ठीक है। तो देखिए, अगर सर्वेक्षण करने की बात आ रही है तो इसके अंतर्गत क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कि धरातल पर मापी गई 36 दूरियां तथा कोणों एवं उनकी ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की विधि को सर्वेक्षण करना कहते हैं। सर्वेक्षण करना किसको बोलते हैं कि जो भी 36 दूरी है धरातल के ऊपर जिसको मापा जाना है, जहाँ पे उसकी ऊंचाई, कोण, दूरी, उसको मानचित्र पे जब हम प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो सर्वेक्षण करना कहलाता है, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे लास्ट टाइम एक प्रश्न आया वो वन सर्वेक्षण से संबंधित था, है ना, कि 2015 में जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा जो आंकड़े दिए गए वो। दूसरा पॉइंट कि हर 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। तो कुछ इस तरीके के प्रश्न वहाँ पे देखने को मिले, लेकिन सर्वेक्षण करने के संदर्भ में ये भूमि पैमाइश से संबंधित तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आइए, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोच्चतम विधि है जरीब। जैसे कि हमने बताया जरीब 2 प्रकार की है, शाहजहानी और गंटरी। वर्तमान में गंटरी का प्रयोग हो रहा है, तो सबसे सर्वोच्चतम विधि जो है जरीब है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है कि एक जरीब में कितने गज होते हैं, तो 55 गज होते हैं एक जरीब में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। जरीब के वर्ग को 1 बीघा के नाम से जाना जाता है। जो जरीब का वर्ग है उसको 1 बीघा के नाम से जाना जाता है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग, जो मैथमेटिक्स सेक्शन आप लोग पढ़ते हैं ये हमने बोला वर्ग है ना, और ये इसकी भुजाएं हैं। भाई वर्ग की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा कितनी है, a, दूसरी भुजा भाई बराबर ही है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यानी जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं, यानी 55 × 55 जो भी आएगा वो जरीब का एक पूरा वर्ग कहलाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है जी। तो और जरीब कितने, एक जरीब कितना होता है, तो 55 गज, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
आइए, जिसका आपको इंतजार था वो सामने है। ये आंकड़े आप लोगों को ध्यान रखने हैं क्योंकि यहाँ से फैक्चुअल और डायरेक्ट प्रश्न आपके सामने आते हैं। अब जरा समझिए, आपको दिया गया भूमि मापन पैमाना। भूमि मापन पैमाना, देखिए एक शब्द यूज होता है लाठा। लाठा का मतलब ये नहीं है कि कोई लाठी हम लोगों ने तैयार कर ली है गांव देहात में और उससे हम चीज़ों को नाप रहे हैं। शब्द है लाठा। और इसमें प्रश्न क्या बन सकता है कि एक लाठा बराबर कितना होता है, तो पहला पॉइंट बना के लिखेंगे 11 इंच का एक लाठा होता है या 8 फीट 3 इंच का होता है। या तो 11 इंच होगा या तो 8 फीट 3 इंच का एक लाठा माना जाता है। ठीक है, प्रश्न किस रूप में रहेगा कि एक लाठा का मान्य निम्नलिखित में से कितना होगा, तो आपको ध्यान रखना है एक या तो 11 इंच होगा या तो 8 फीट 3 इंच होगा। ठीक है, उसके बाद 20 अनुवांशी। देखिए ये प्रश्न कहीं ना कहीं चकबंदी लेखपाल में देखने को मिले थे और राजस्व लेखपाल के संदर्भ में भी भूमि पैमाने से प्रश्न देखने को आए थे, है ना। तो अब आपको ध्यान रखना है कि 20 अनुवांशी बराबर कितना होता है, 1 कंचवांशी। ये सब भूमि मापन की विधियां हैं जहाँ पे 20 अनुवांशी बराबर 1 कंचवांशी और 20 कंचवांशी, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, 20 कंचवांशी बराबर होता है 1 बिस्वांशी या 1 वर्ग लाठा। कोई भी टर्म आपके सामने आ सकती है। ठीक है, बिस्वांशी की बात हो रही है, 20 कंचवांशी बराबर 1 बिस्वांशी। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि 20 बिस्वांशी या 20 वर्ग लाठा बराबर होगा 1 बिस्सा। जो शब्द आप लोग गांव देहात में सुनते हैं कि भाई 2 बिस्सा जमीन है, 1 बिस्सा जमीन है ना, तो वो 1 बिस्सा बराबर कितना होता है, 20 बिस्वांशी। और जब 20 बिस्वा मिल जाएंगे तो 20 बिस्वा बराबर कितना हो जाएगा, 20 बिस्वा बराबर हो जाएगा 1 बीघा। ठीक है जी, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। बोलते हैं ना 5 बीघा जमीन है। अभी जो कृषि कानून आया उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो मेंशन था उसमें बोला गया कि भाई इतने बीघा जमीन कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी किसान के पास 2 बिस्सा जमीन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपनी खेती को आगे बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं था। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मेंशन था कि भाई इतने बीघा जमीन होनी चाहिए। तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा। अब 1 बीघा बराबर, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आंकड़ा है गाइस कि 1 बीघा बराबर कितना होगा, 3025 वर्ग गज। 1 बीघा बराबर कितना होगा, 3025 वर्ग गज होगा। और 1 एकड़ बराबर होगा 1.6 बीघा और 1 एकड़ बराबर होगा, या तो हम वर्ग गज में निकालें तो 4840 यानी 4840। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1 हेक्टेयर बराबर 3 पॉइंट, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 3 पॉइंट समथिंग आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भारत में, अगर भारत के संदर्भ में बात करें कि 1 बीघा बराबर, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल पॉइंट है, डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में देखने को आ जाता है कि भारत में 1 बीघा का मान्य निम्नलिखित में से कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 0.2529 हेक्टेयर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो गाइज ये है आप लोगों का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जो आपका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट मेंशन है उसको हम लोग समानांतर रूप से लेके चलेंगे, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित योजनाओं के संदर्भ में बात की गई है। तो केंद्र सरकार के संदर्भ में ग्रामीण विकास के लिए कौन सी योजनाएं हैं और राज्य सरकार के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन सी योजनाएं हैं, उनको हम लोग उनके नोट्स बनवाना या समझना उनको शुरू करते हैं। फिर उसके साथ साथ पैरेलली हम लोग ग्रामीण समाज विकास के संदर्भ में अदर सेगमेंट को भी समानांतर रूप से चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ये आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड रहेगा और भारत की आज़ादी के बाद से जो जो योजनाएं महत्वपूर्ण हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।